कहते हैं कैलेंडर हमेशा तारीख बदलते रहती है, लेकिन किसी दिन एक ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देता है। इसलिए कहते हैं कि सब्र रखें, एक दिन वक्त आपका भी आएगा जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। मैं अविनाश आप सभी का एएसपी क्लासेस में एक बार फिर से दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थोड़ी सी थकान ज़रूर है क्योंकि हमारी पूरी टीम लगातार आपके लिए कंटेंट्स तैयार करने, आपके लिए सजेशंस, आपके लिए गेस्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट्स तैयार करने में लगातार इंगेज है। इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े बहुत देर से भी आ रहे हैं, उसके लिए पहले से ही मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन देर आऊँगा दुरुस्त आऊँगा, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट्स आपके सामने में रखना चाहता हूं कि जो आपके लिए एग्जामिनेशन में यूज़फुल हो। ऐसे नहीं कि बस एग्ज़ाम मैंने पढ़ा दिया, बहुत सारा ढेर लगा के रख दिया और आपका कोई यूज़ का ना हो। तो थोड़े से थकान भरे चेहरे के लिए फिर से माफ़ी, लेकिन कोशिश करूँगा आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ मेरी सारी थकान ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपकी प्यारी सी स्माइल चाहूँगा। आप लोग अपनी प्यारी सी स्माइल दे देते हो तो मेरी क्लास लेने की जो एनर्जी होती है वो दोगुनी हो जाती है। तो बुआ आपकी प्यारी सी स्माइल और मैं कहानी शुरू करूँगा। हालांकि आज का जो टॉपिक है अभी तक के सभी टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और देख के तो समझ ही गए होंगे कि क्या चलने वाला है। आज की क्लास थोड़ी बहुत लंबी होगी तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, माइंड मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास एक बेस रखूँगा और एक क्लास के बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हमारे यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसी बातें जो आपको सुनने के बाद लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता होगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो अपने दोस्तों के बीच में आप जब बोलोगे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, कुछ ऐसा होने वाला है। ये तो हो गई एंटरटेनमेंट वाली बात, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि एग्जामिनेशन का कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो जियोग्राफी आज का जो टॉपिक है, जियोग्राफी का कौन सा टॉपिक, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ें, हम लोग एक छोटा सा परिचय करेंगे जियोग्राफी के बारे में। ये जियोग्राफी होता क्या है और अध्ययन क्षेत्र इसका कैसा है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग पहले इस जगह पर बहुत सारे नामों को लिखा हुआ देख रहे होंगे। हम लोग एक एक करके इन नामों के ऊपर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग आज के सब्जेक्ट का परिचय करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो, दूसरा ग्राफिया। ये जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ ही होता है अर्थात पृथ्वी, और ग्राफिया का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन करना। अर्थात इस जियोग्राफी के नाम का शाब्दिक अर्थ क्या आता है, तो आता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ही हमारा जियोग्राफी था। क्योंकि जियोग्राफी जब स्टार्ट हुआ था तो हमारी सोच, हमारा अध्ययन क्षेत्र काफ़ी सीमित था, लेकिन समय बीतता गया, हमारी जिज्ञासाएं बढ़ी, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, हमारे जानने की इच्छाएं बढ़ी और ये अध्ययन क्षेत्र लगातार बड़ा होता चला गया। और ये धीरे धीरे हमारे पृथ्वी के अध्ययन से हमारे पृथ्वी के बाहर की चीज़ों के अध्ययन के बारे में बढ़ता चला गया। हालांकि हम लोग इसके फादर ऑफ जियोग्राफी के बारे में अगर देखें तो एक नाम मिलता है हिकैटियस। फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से हम यानी कि जियोग्राफी के पिता यानी कि भूगोल के पिता के रूप में हम लोग हिकैटियस को जानते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जेस पेरियोडस। जेस पेरियोडस का मतलब होता है, ये यूनानी भाषा की किताब थी, इसका अर्थ भी पृथ्वी का वर्णन ही होता है। यानी कि जब भूगोल स्टार्ट हुआ होगा तो ये सिर्फ पृथ्वी के अध्ययन तक ही सीमित रहा होगा। इसके सभी नामों से, इसके प्रारंभिक किताबों से भी यही जानकारी मिलती है। तो इस किताब में पहली बार हिकैटियस जी ने ये लिखा कि हमारी पृथ्वी किन किन
एलिमेंट से मिलकर बनी है, इसका सीक्वेंस क्या है और इसकी उपयोगिता कैसी रही होगी। तो इस वजह से इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होगे और आपके चेहरे पर वो प्यारी वाली स्माइल आती रही होगी। जियोग्राफी बुआ जैसे कि हिस्ट्री जानने का विषय था, तो जियोग्राफी समझने का विषय है, क्योंकि जियोग्राफी एक तरह से साइंस ही है और इसमें बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के टर्म्स आएंगे। एलिमेंट्स आएंगे तो केमिस्ट्री आएगी और स्ट्रक्चर आएगा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिजिक्स के टर्म से रिलेटेड हैं, जो कि आगे की क्लासेस में आप धीरे धीरे देखोगे, मैं वहाँ पर कोरिलेट कर दूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे ब्रह्मांड को की सारी गहराई, बहुत ही विचित्र विचित्र चीज़ें, सब चीज़ जानना चाहते हो तो बने रहिएगा। तो ये इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन आप जब भी कभी, चाहे वो यूपीएससी के लिए भी पढ़ो, बीपीएससी के लिए भी पढ़ो, चाहे आप छोटे से ग्रुप डी लेवल के लिए भी पढ़ो, एनटीपीसी के लिए भी पढ़ो, एसएससी और एलडीसी के लिए भी पढ़ो, इंट्रोडक्शन हर किसी में आपको गहराई से जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हो किसी भी टॉपिक को ना, तो आपको समझने के लिए आपका दिमाग उसके लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, मैं किस चीज़ को पढ़ रहा हूँ और उसका विस्तार किस हद तक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग मेरी बात को समझना कि आप पूरा वीडियो देखो, तब मेरी सारी बात बिना कहे भी समझ जाओगे। तो किताब पहली लिखी गई हिकैटियस के द्वारा, जेस्पेरियोडस। इसका भी हिंदी अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी का वर्णन ही होता है। और हिकैटियस को हमारे ज्योग्राफी का पिता, या आप कह सकते हो हमारे एंशिएंट ज्योग्राफी का पिता भी माना जाता है। हालांकि मॉडर्न ज्योग्राफी के पिता के रूप में अलेक्जेंडर, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जाना जाता है। तो आप कह सकते हो कि बुआ आप लोग साथ साथ रफ शीट पर नोट्स बनाते चले जाना ताकि आपको सुविधा हो, अगर मैं मिटा भी दूं तो आपको ये मिल जाए। तो आधुनिक भूगोल का पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। आप दो बातें याद रखोगे, एंशिएंट ज्योग्राफी के रूप में हिकैटियस और मॉडर्न ज्योग्राफी के रूप में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जाना जाता है। ठीक है, तो अगली बात करते हैं। चूंकि समय के साथ इसका अध्ययन क्षेत्र बढ़ा, अध्ययन क्षेत्र बढ़ने के अलावा हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो हम लोग अपने अर्थ को छोड़ करके हमारा उद्देश्य भी बदल गया। कि हमारा पहले तो उद्देश्य था कि हम अर्थ के बारे में जानें, यहाँ पर सरवाइव करने के लिए अगर हम लोग मिट्टी को जानते हैं, यहाँ के हवा को जानते हैं यानी वायुमंडल को जानते हैं, यहाँ के पानी को अच्छे से जानते हैं, नदियों को जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। अगर कोई सिचुएशन आती है तो उससे लड़ पाएंगे। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी आवश्यकताएं बदलती गई और धीरे धीरे हम लोग पृथ्वी से बाहर की चीज़ों के बारे में भी अध्ययन करना शुरू कर दिए। तब पहली बार जब हम लोग पृथ्वी से बाहर की चीज़ के बारे में सोच रहे थे, वो ऐसा करने का काम क्लॉडियस टॉल्मी ने किया था। करीब 140 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से भी करीब 140 साल पहले ही हमारी पृथ्वी को कोरिलेट किया गया ब्रह्मांड की, यानी कि हमारे पृथ्वी से बाहर की किसी दूसरी चीज़ के बारे में। और यहीं से एक नए ज्योग्राफी का शुरुआत हुआ जो सिर्फ पृथ्वी तक ही नहीं बल्कि पृथ्वी से बाहर भी फैला था। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूगोल एक डेवलपिंग साइंस है, विकासशील विज्ञान है और समय के साथ साथ इसके अध्ययन क्षेत्र, उद्देश्य में भी लगातार बदलाव होता जा रहा है। तो बुआ अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अब जब ज्योग्राफी को हम लोग ज्योग्राफी से बाहर से भी पढ़ रहे हैं तो इसे ज्योग्राफी ही क्यों बुलाएं। तो सही बात है, हम लोग ज्योग्राफी ही क्यों बुलाएं। तो अब मॉडर्न सेंस में इस सब्जेक्ट को नाम बदल करके अब कर दिया गया है कॉस्मोलॉजी। मैं आपके लिए मिटा देता हूं और फिर उसको डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं। वो कॉस्मोलॉजी। अब ये कॉस्मोलॉजी क्या है, तो ये शब्द कॉस्मोस से बना है और कॉस्मोस का अर्थ यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड होता है। तो हमारा टॉपिक का क्या नाम हो गया, कॉस्मोलॉजी। यानी कि अब हम लोग अगर कॉस्मोलॉजी बोलते हैं उसमें तो पृथ्वी का अध्ययन था ही, पृथ्वी के अलावा पृथ्वी के बाहर की चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू कर दिया है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन। इसलिए कॉस्मोलॉजी को आप ब्रह्मांड
विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो आगे चल करके यही कॉस्मोलॉजी दो भागों में बढ़ जाएगा। मतलब एक जो हमारे केवल अर्थ तक यानी कि हमारे पृथ्वी तक सीमित होगा, जिसे हम लोग भूगोल या ज्योग्राफी के नाम से जानेंगे, और दूसरा हमारे अर्थ के बाहर की चीज़ों के बारे में भी बताएगा, जिसे हम लोग खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र या खगोल के भी नाम से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में ज्योग्राफी और इसको एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब पहली बार हम लोगों ने अभी देखो, अभी जस्ट नाम देखा, हिकैटियस फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी से ही हमारा कॉस्मोलॉजी स्टार्ट हुआ है, यानी कि सब कुछ का जड़ तो यही है और यहीं से हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गए हैं। तो हम लोग पहले जहाँ आगे बढ़ के गए हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाद में इस ब्रह्मांड विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक है ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में भी हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। इसमें भी हम लोग विश्व के भूगोल में भी हम लोग दो तरह से बांट के पढ़ेंगे, एक तो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा इसका आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल का भी पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि भूगोल के बहुत सारे पार्ट हैं छोटे छोटे, लेकिन हम लोग मेजर पार्ट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो आगे चल कर के ये भूगोल भी दो भाग में बढ़ जाता है। एक बन जाता है भौतिक भूगोल और एक बन जाता है मानव भूगोल। ये जो भौतिक भूगोल है इसे अंग्रेजी में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी या हिंदी में ही इसे एक और नाम भू भूगोल के नाम से भी जानते हैं। इसे अंग्रेजी में फिजिकल और इसे ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉस्मोलॉजी से स्टार्ट किया, उसमें देखा कि उसका एक छोटा सा पार्ट पृथ्वी का अध्ययन जब करेंगे तो हम लोग ये भूगोल कहलाएगा, और पृथ्वी से बाहर की चीज़ों के बारे में कहेंगे तो उसे हम लोग खगोल विज्ञान कहेंगे, एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानेंगे। और बाद में भूगोल मूल रूप से दो पार्ट में बटेगा, एक भौतिक भूगोल में हम लोग पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसका बाहरी स्ट्रक्चर कैसा है, पृथ्वी पर चीज़ें कैसी कैसी हैं, पहाड़ हैं, मैदान है, नदियाँ हैं, ये सब पढ़ेंगे। और फिर मानव भूगोल के तहत हम लोग देखेंगे कि ये पहाड़, ये नदियाँ, ये पेड़ पौधे, ये मिट्टी, ये बादल, ये वर्षा धरती पर किस तरह से इंसानों से जुड़े हुए हैं, यानी कि इंसानों के साथ जो ज्योग्राफी आएगा उसे हम लोग मानव भूगोल कहेंगे। तो मानव भूगोल, देखो मानव भूगोल के बारे में अब जब आप 11वीं की क्लास में पढ़े होंगे, अगर आर्ट्स लिया होगा और उधर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें कंप्लीट ह्यूमन ज्योग्राफी ही है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर पहली किताब लिखी गई थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सी किताब लिखी गई थी वो आप लोग नोट्स बनाते जाना। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इस किताब के राइटर थे फ्रेडरिक रेटजेल। इस किताब के राइटर कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल। मैं इसको हिंदी में भी प्रोनाउंस कर रहा हूँ ताकि आप सब लोग जब नोट्स बनाओ तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख लेना, ताकि आपकी नोट्स भी खूबसूरत बने और आपका नॉलेज भी अच्छा है। वो आजकल एग्जामिनेशन में कभी कभी डायरेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिए जाते हैं। अगर आपको दोनों आता है तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। तो मानव भूगोल पर लिखी गई पहली किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी थी, जिसके राइटर थे फ्रेडरिक रेटजेल। इसीलिए फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है।
मैं जो भी बात बोलूं तुरंत नोट्स में क्लियर लिख लेना, ताकि आप ऐसा स्क्रीनशॉट लेने के बावजूद भी आपको कोरिलेट करने में कहीं गलती ना हो जाए। तो मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजेल, हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, जबकि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा भौतिक भूगोल या भू भूगोल के ऊपर। ये क्या है भौतिक भूगोल या भू भूगोल? मतलब पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में जब पहली बार स्टडी किया गया होगा, पृथ्वी का स्ट्रक्चर। तो पृथ्वी का स्ट्रक्चर ये पहले तो ये शुरुआती दौर में चपटी मानी जाती थी, आगे बताऊंगा जब खगोल शुरू करूंगा तो इस पर बताऊंगा कि कैसी मानी जाती थी। फिर धीरे धीरे इसे गोल माना जाने लगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि गोल पहली बार किसने माना, फिर उसके आगे भी बताऊंगा। लेकिन आपको ये जान करके खुशी होगी कि जब हमारी पृथ्वी को गोल माना जाने लगा तो उस समय जबकि इतना टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं था, एक ऐसे भी खगोल शास्त्री हुए जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह बताया कि हमारी अर्थ अगर गोल है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी रेडियस कितना होगा, इसका डायमीटर कितना होगा, इसका सरकमफेरेंस किस तरह का होगा। यानी पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में पहली बार बात करने वाले थे हमारे एरेटोस्थनीज। आप ध्यान से देखो तो मैंने इनका लमसम लगभग का समय काल भी लिखा है, इनका जन्म और मृत्यु काल भी लिखा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये बहुत पहले की बात है। मतलब हमारे ईसा मसीह के जन्म से भी पहले की बात है, ये बहुत पहले की बात है। इन्होंने पहली बार कोरिलेट किया किस चीज़ से कि बुआ हमारा पृथ्वी अगर गोल है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो, और लगभग ये सही आकलन था। इसीलिए एरेटोस्थनीज को भौतिक भूगोल का पिता माना जाता है। कहीं कहीं तो इन्हें ही आधुनिक भूगोल का भी पिता माना जाता है। लेकिन बुआ आप लोग आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को ही याद रखोगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में वो ना हो तब शायद आपको टिक करना हो तो आप इनको जरूर टिक करिएगा, क्योंकि ये भी गलत नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे नाम पर, क्लॉडियस टॉलमी। चूंकि हमें पढ़ना पहले है एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर आएंगे, तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी पर आते हैं। तो पहली बार वो इंसान जिन्होंने धरती से बाहर के किसी भी चीज के साथ अर्थ को कंपेयर किया होगा, तो वो इंसान थे क्लॉडियस टॉलमी। करीब 140 ईसा पूर्व उन्होंने अपने धरती को कोरिलेट करना शुरू किया। मैं इस तरफ के पोर्शन को मिटा देता हूं, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिर आगे की जो अगली क्लास होगी थोड़ी सी तेज होगी, आपका दिमाग तब तक उसके लिए एडजस्ट कर जाएगा, और मुझे लगता है ये सबसे सही तरीका होगा और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इससे बढ़िया स्टार्ट ज्योग्राफी में नहीं हो सकता कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी यानी कि खगोल विज्ञान के साथ पढ़ें। ये सबसे इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी, और पढ़ने भी में भी मज़ा आता है। ऐसी विचित्र नई नई चीज़ें आप लोगों को जानने के लिए मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो ठीक है, और आप में से बहुत लोग तो इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे, तो भी आपको ये चीज़ नई लगेगी। एक बहुत ही मज़ेदार ढंग से आपके सामने रखूँगा। मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, वो मेरे चेहरे से भी दिख रहा होगा, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ अपनी सारी थकान भूल जाऊँगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आप लोगों को जब इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज नोट्स मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि मैंने किस हद तक आप लोगों के लिए मेहनत की है। जल्दी ही आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाएंगी। तो फिर से शुरू करते हैं हम लोग आगे की ओर कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, और पहली बार धरती से बाहर की चीज़ से कोरिलेट करने वाले क्लॉडियस टॉलमी ने इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा जो हमारी पृथ्वी है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ज्योग्राफी को जियो और ग्राफिया, जियो का अर्थ पृथ्वी होता है। इन्होंने अपनी भाषा में क्या कहा, जियो सेंट्रिक है। मैं इसको अच्छे से समझाता हूं, जियो सेंट्रिक थियरी। इन्होंने क्या कहा, जियो सेंट्रिक सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा, जियो सेंट्रिक है। मतलब इनकी थियरी के हिसाब से ये जो जियो है, जियो का अर्थ अभी जस्ट बताया, उसका अर्थ होता है पृथ्वी, और सेंट्रिक मतलब केंद्र में है। इन्होंने कौन सी थियरी दी, तो पृथ्वी ही केंद्र है। और इन्होंने कहा पृथ्वी जो कि चपटी है, पृथ्वी जो कि चपटी है वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है और वो ही केंद्र में है। इन्होंने क्या कहा, पृथ्वी जो कि चपटी है, फ्लैट है, और ब्रह्मांड के
केंद्र में है और ब्रह्मांड की सभी चीज़ें जो कि इससे छोटी हैं इसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। यानी कि वह मॉडल जिसमें क्या बताया गया कि जियो सेंटर में है और ब्रह्मांड की सभी चीज़ें इसके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाया? जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी तो आपको क्या बताना है कि क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया था। और जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या था? तो पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था और यह माना गया था कि पृथ्वी सबसे बड़ी चीज है और यह फ्लैट है, यानी कि समतल है, सपाट है, रोटी जैसी, तवे जैसी आप कह लो। तो आप सब लोग इन नामों का भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि आप लोग रफ शीट में इनका नाम लिखना और उनके सामने ये लिखना कि इन्होंने क्या किया था, तो आपको ये चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है बुआ? तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग, मैं इसको मिटा रहा हूं और इनकी थ्योरी के हिसाब से देखो, सिर्फ मैं ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। आप सब लोग पेशेंस से इसको ध्यान से समझ लो ताकि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो आपको समझने में मजा आए। अभी ये जियोसेंट्रिक मॉडल को मैं एक बार बना के दिखाता हूं। इनके हिसाब से क्या था? इनके हिसाब से सेंटर में पृथ्वी थी और सेंटर में पृथ्वी थी। पृथ्वी के ठीक बाद इन्होंने कहा था वो अगले राउंड में वो क्या है? चंद्रमा को माना, चंद्रमा या मून जिसको कहते हो। इन्होंने मून के बाद जो परिकल्पना की, इन्होंने कहा इसी तरह से राउंड एंड राउंड। मून के बाद इन्होंने कहा बुध है जिसे हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं। तो अगले सर्कल में इन्होंने क्या बताया कि बुध है। इसके बाद इसी तरह से अगले सर्कल की बारी आएगी। इन्होंने कहा कि सब चीज इसी के चारों तरफ राउंड घूमते हैं। मैं थोड़ा राउंड नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा पोलियो टाइप हो गया है, माइंड मत करना, आप इसको राउंड समझ लेना। ठीक है? तो बुध के बाद हमारा आएगा शुक्र जिसे हम लोग वीनस के नाम से जानते हैं। वीनस कहोगे सर अभी तक सूरज नहीं आया? जी नहीं, अभी तक सूरज नहीं आया है, आएगा सूरज। बुध के बाद शुक्र के बाद जो अगला राउंड है वो माना गया सूरज का, अगला राउंड माना गया सूर्य का। ठीक है? और इस तरह से सूर्य के बाद मंगल को माना गया, यानी इसके बाद क्या माना गया? मंगल को। मंगल के बाद यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, और उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि। उसके बाद बृहस्पति जिसको जुपिटर कहते हैं, और फिर अगला में शनि को माना गया। इस तरह से क्लॉडियस टॉल्मी ने सबसे पहले सेंटर में पृथ्वी को सबसे बड़ा माना, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर आपका बाद में बोला स्थिर तारे हैं जो कि एकदम स्टैटिक हैं, वो छोटे हैं और वो स्थिर है। ठीक है? तो हाँ, हालांकि आज के सेंस से बोलो तो ये हास्यास्पद है और हम लोग कहेंगे कैसे मूर्खों वाली बात हो रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इतनी तो समझ बचपन से बच्चों को भी दे दी जाती है कि सूरज सबसे बड़ा है, हम सभी ग्रहों से तारे तो उससे बड़े बड़े भी होते हैं। तो हाँ, ये बात आज के सेंस से गलत है, लेकिन थ्योरी, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुई थी थ्योरी, यहीं से हम लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ी और यही थ्योरी आगे इम्प्लीमेंट होते होते आज की थ्योरी तक पहुंची है। और हो सकता है कल के समय में इससे बेहतर जानकारी आए तो ये एक और नई थ्योरी आएगी और आज की थ्योरी पर हम लोग कल हंस रहे हों, ये भी पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल अभी इस थ्योरी पर हंस लेते हैं कि ऐसा माना जाता था, क्योंकि उस समय ना टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतना विस्तृत ज्ञान, लेकिन फिर भी स्टार्ट किया गया। ये एहसान हमारे ऊपर, पूरी मानव जाति के ऊपर इनका हमेशा बना रहेगा। इसी तरह से जैसे कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है और उनके हिसाब से परमाणु अविभाज्य थी, जिसे उससे छोटा टुकड़ा हो ही नहीं सकता था। लेकिन आज के सेंस में उसके तो कई टुकड़े हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके अलावा न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल अवेलेबल हैं उस एक
एटम के अंतर्गत। लेकिन फिर भी परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता हम लोग जॉन डाल्टन को ही कहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये पढ़ाई शुरू हुई थी, और अगर उन्होंने शुरू ही नहीं किया होता तो उस पर और आगे डिस्कशन हुआ ही नहीं होता। इसलिए थियोरी को हम लोग, हर थियोरी को एक यूनिक वैल्यू दे करके ही पढ़ेंगे, चाहे वो आज के सेंस में गलत हो या सही हो, इसलिए पढ़ा भी जाता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस इसके लिए सिर्फ इतना ही जानिए कि सेंटर में, जियोसेंट्रिक में सेंटर में पृथ्वी सबसे बड़ी मानी गई, और उसके बाद सभी आकाशीय पिंडों को इससे छोटा और इसके चारों तरफ चक्कर मारते हुए बताया गया है। तो ये थियोरी कई सौ सालों तक, लगभग 1500-1600 सालों तक चलती रही, और हम लोग यही मानते रहे, क्योंकि उस समय अंधविश्वास का लेवल इतना था कि अगर कोई इसे गलत भी कहता तो उसे कहीं कहीं तो जिंदगी जेलों में या सूली पे टंग करके बितानी होती थी। लेकिन फिर भी समय बीतता गया और खोजों का दौर आता गया, और समय बीतने के बाद क्या हुआ? समय बीतने के बाद जो हुआ वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। गैलीलियो गैलीली, जब इनका समय आया तो 1610 ईस्वी में इन्होंने खोज डाली दूरबीन, और फिर आगे बन गया टेलीस्कोप। और जो चीज़ें अभी तक एक्सपीरियंस के बदौलत पढ़ी जा रही थी, जानी जा रही थी, वो चीज़ें अब सामने से देखी जाने लगी। इसलिए गैलीलियो को वैज्ञानिक भूगोल, साइंटिफिक वैज्ञानिक भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक हेकेटियस, इरेटोस्थनीज को भूभूगोल या भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी का जनक, फ्रेडरिक ड्रैकजेल को मानव भूगोल का जनक, क्लॉडियस टॉलमी को एस्ट्रोलॉजी का जनक, गैलीलियो को वैज्ञानिक भूगोल का जनक, और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। उम्मीद करता हूँ जनक मतलब पप्पा को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो वैज्ञानिक भूगोल का जनक गैलीलियो को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड को दिखाना शुरू कर दिया था। इनके द्वारा ही पहली बार बृहस्पति ग्रह को देखा गया, और इन्होंने बृहस्पति के साथ साथ यानी जुपिटर के साथ साथ इनके 4 उपग्रहों को भी देखा, जिसके कारण उन चारों उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह के नाम से आज भी जानते हैं। हालांकि सौरमंडल पढ़ाते वक्त इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा कि यूरोपा और आयु के नाम क्या क्या थे, मतलब उन्होंने ही खोजे थे। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, गैनीमेड के बारे में भी बात करेंगे, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर उपग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, एक से एक बात, हर बात डिटेल में करेंगे। तो वैज्ञानिक भूगोल का डिटेल में तो करेंगे, लेकिन आपके परीक्षा के प्रश्न छूटेंगे भी नहीं, और मैं 2 छोटे छोटे वीडियो या 35-40 मिनट के वीडियो से आप लोगों का 2-3 वीडियो होते होते पूरा कवर कर दूंगा। आज तो इंट्रोडक्शन है, तो आज के वीडियो को काउंट मत करना, लेकिन हाँ, अगले 2 वीडियो में आपका एंटायर यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम खत्म कर दूंगा। तब परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो कि ग्रुप डी का एग्जाम हो कि एलडीसी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप भरोगे, एग्जाम दोगे तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। उसके बाद क्वेश्चन सेट भी करवाऊंगा। तो हम लोग आगे की बात करते हैं। तो समय बीतता गया, समय बीतता गया, और समय बीतते बीतते एक समय ऐसा भी आया था कि इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। यूनानी भाषा में जैसे जियो का मतलब पृथ्वी होता है, हीलियो का मतलब सूरज होता है। तो सिद्धांत आया, अब जियोसेंट्रिक नहीं है, अब हीलियोसेंट्रिक है। अगला सिद्धांत क्या आया, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। और उस सिद्धांत के बारे में पहली बार बात किया था निकोलस कॉपरनिकस ने। निकोलस कॉपरनिकस पोलैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने पहली बार ये बोला कि टॉलमी महोदय, आपने हमारे पृथ्वी को 1500-1600 सालों तक गौरवान्वित रखा, बहुत मेहरबानी किया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब इस गौरव को मैं समाप्त घोषित करता हूँ। पृथ्वी जो कि महान रही इतने सालों तक, अब ये महानता समाप्त घोषित करता हूँ। और महानता समाप्त घोषित करते हुए क्या बोलता हूँ कि पृथ्वी महान नहीं थी, सन यानी कि हीलियो, सूर्य महान था, और सूर्य केंद्र में है किसके, ब्रह्मांड के। तो क्या ये बात सही है आज के सेंस में? ना बाबा ना, आज के सेंस में ये बात भी गलत है। लेकिन फिर भी ये थ्योरी आई तो पहले के तुलना में ये स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी।
और आज का जो सौर मंडल का जो सिस्टम है कि सबसे पहले बीच में सूर्य है केंद्र में, और उसके बाद बुध है यानी मरकरी है, फिर शुक्र है यानी कि वीनस है, फिर पृथ्वी है यानी कि अर्थ है, फिर मार्स यानी मंगल है, फिर जुपिटर मतलब बृहस्पति है, फिर सैटर्न का मतलब शनि है, फिर यूरेनस का मतलब अरुण है, फिर नेपच्यून का मतलब वरुण है। तो इस तरह का जो ये जो सीक्वेंस है, आज का सीक्वेंस पहली बार निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा ही दिया गया था। हालांकि इस थ्योरी में ब्रह्मांड पूरे सौरमंडल को ही माना गया और उसका केंद्र पर सूर्य को स्वीकार किया गया था। ये बात तो गलत थी, लेकिन इंटायर सोलर सिस्टम का मॉडल पहली बार इनके द्वारा ही बताया गया, इसीलिए इन्हें सौरमंडल का खोजकर्ता भी कहा जाता है। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का फाउंडर भी कहा जाता है, खोजकर्ता भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे ये सौरमंडल का खोजकर्ता किन्हें माना जाता है, तो आप खुशी खुशी क्या बता दोगे? निकोलस कॉपरनिकस को बोला जाता है। ये पोलैंड के रहने वाले थे। तो बात आती है कि सर पृथ्वी अचानक से फ्लैट से गोल कैसे हो गई? ये सवाल इंटरेस्टिंग भी है, और एकाएक हम लोग गोल क्यों मानने लगे? कोई तो होंगे जिन्होंने पहली बार ये सजेशन दिया होगा। हाँ, डरते डरते सजेशन तो आते रहे। तो पहली बार पृथ्वी को गोल माना गया वो थे, हम लोग उनको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स में भी जानते हैं, उनका नाम था पाइथागोरस। उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस जो जैसे गैलीलियो इटली के रहने वाले थे, और पाइथागोरस प्राचीन यूनान यानी ग्रीस के रहने वाले थे, और इन्होंने ही लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमको 9th क्लास में साबित करवाया था। तो इनकी महानता के कारण हम लोग मैथ्स में थ्योरम बढ़ा चुके हैं, तो इनकी महानता से हम लोग जियोग्राफी में भी थ्योरम बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? तो इन्होंने ही पहली बार कहा कि पाइथागोरस ने कि पृथ्वी हमारा गोलम गोल है। इन्होंने क्या कहा? गोल है। इन्होंने पूरा परफेक्ट स्फेयर यानी कि पूरे गोल की बात की थी पहली बार। लेकिन समय बीतता गया और पृथ्वी को फलों की मंडी की तरह तोला जाने लगा। फलों की मंडी, स्माइल करते रहो, मैं अभी बताता हूँ। फलों की मंडी का मतलब, इसे पहली बार नाशपाती से तुलना करके जेम्पसन ने बताया था। किन्होंने बताया था? जेम्पसन। जेम्पसन ने क्या कहा? पृथ्वी जो है वो नाशपाती जैसी है। नाशपाती आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा, नहीं खाया तो नाम जान लो। नाशपाती को गुड इंग्लिश में बचपन में आपने पढ़ा होगा, पियर। पियर मतलब PEAR, पियर मतलब नाशपाती। नहीं खाया है तो ज़रूर सर्च कर लेना गूगल पे, डेफिनेटली मिलेगा, और मार्केट में मिले तो ज़रूर खाना, ठीक है। तो नाशपाती जैसा बतलाया पृथ्वी को। किसने बतलाया? तो जेम्पसन ने बतलाया। आगे की बात करते हैं। तो भैया जी ये आज जैसी कैसे हो गई? आज ऐसी ही आकृति मानी जाती है? नहीं, आज की आकृति जो है उसकी पहली परिकल्पना यूनान के महान दार्शनिक सिकंदर के गुरुजी और प्लेटो के शिष्य ने पहली बार कहा था, जिनका नाम एरिस्टोटल, जिसे हम लोग प्यार से अरस्तु के नाम से जानते हैं। और इनकी महानता के बारे में तो पढ़ना ही है हमें, क्योंकि जैसे ही बायोलॉजी का नाम लिया जाएगा पहली बार तो फादर ऑफ बायोलॉजी यही आएंगे। जैसे ही पहली बार जूलॉजी का नाम लिया जाएगा, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम में यही आएंगे। वर्गीकी यानी कि क्लासिफिकेशन, इसको टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का नाम आएगा तब भी वो यही दिखेंगे। हम लोग राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का नाम आएगा तो यही दिखेंगे। यानी कि चारों ओर ज्ञान की गंगा इनके चारों तरफ ही बह रही थी, ये बात तो समझ लो। और सिकंदर जैसे महान योद्धा, महान शासक, महान महत्वाकांक्षी इनके शिष्य के रूप में हुए थे। इतिहास में पढ़ाऊंगा, इंतजार जरूर करना, ठीक है। तो एरिस्टोटल, इन्होंने पहली बार, अरस्तु ने क्या बताया? नारंगी समान गोल। क्या बताया? नारंगी जैसा। किसने बताया? अरस्तु ने बताया, एरिस्टोटल ने बताया कि पृथ्वी नाशपाती जैसी नहीं, नारंगी जैसी गोल है। यानी मैंने कहा था ना फलों की मंडी, इन्होंने कहा ऊपर और नीचे से ये चपटी है। पृथ्वी कैसी है? नारंगी समान गोल है और ऊपर नीचे से ये चपटी है। इस आकार को आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा। इसे कहा गया है भू आब। इसे क्या कहा गया? नारंगी जैसे आकृति को भू आब की आकृति कहा गया है, या इसे हिंदी में थोड़ा कठिन नाम है, ध्यान देना, इसे लध्वक्ष गोलाब के नाम से जाना जाता है। लध्वक्ष गोलाब के नाम से जाना जाता है।
कहोगे सर थोड़ा अंग्रेजी में भी बता दो, कहीं अंग्रेजी पूछ दिया तो भैया जी अंग्रेजी तो बताएंगे। वैसे हम बिहारी स्टूडेंट तो थोड़े से देशभक्त होते हैं, मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में यहाँ पर क्लासेस चलाता रहता हूँ, तो अक्सर मुझे ये सुनने के लिए मिलता है कि सर हम लोग परम देशभक्त हैं। मैंने पूछा अरे यार कैसे? तो बोला कि अंग्रेज 200 सालों तक जो हमारे साथ करके गए हैं, हम लोग कम से कम भड़ास में उनकी भाषा के साथ तो कर ही सकते हैं। तो आप लोग ये समझ लो कि ये हम लोग कितने बड़े देशभक्त हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत देशभक्ति छोड़ करके मैं इसका इंग्लिश भी कर देता हूँ। इसे कहा जाता है ऑबलेट। अरे ऑमलेट मत समझना इसे, ऑबलेट, OBLATE, ऑबलेट स्फेरॉइड। इसे ऑबलेट स्फेरॉइड कहा जाता है। नारंगी समान गोल अर्थात ध्रुवों पर यानी ऊपर से और नीचे से चपटी पृथ्वी की आकृति इन्होंने ही पहली बार बताया। किन्होंने? एरिस्टोटल ने। और उसके बाद ये आकृति ऐसी ही मानी गई, लेकिन जब साबित करने की बात आई तो ऑन पेपर साबित पहली बार हमारे भौतिक विज्ञान के पिता जाने जाने वाले सर आइजैक न्यूटन ने किया था। बुआ मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको अच्छी लगे, वीडियो को पॉज करो और उसको नोट्स में ज़रूर लिख लो, क्योंकि फादर कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली एग्जामिनेशन में, चाहे वो किसी लेवल का एग्जामिनेशन हो। बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं और ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट्स अच्छे से बनाना। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी हर बात को सुन रहे हो। अगर कोई बात अगर लगे अच्छी लगेगा कि इसको नोट्स में लिखना है तो पॉज करो और लिख लो, या बैक करो, लिख लो और फिर प्ले कर लो। तो ऑबलेट स्फेरॉइड, फिर मैंने क्या कहा? एरिस्टोटल, फिर हमने क्या कहा? इसे सर आइजैक न्यूटन ने इसको साबित भी कर दिया कि पृथ्वी की आकृति जैसा कि अरस्तु ने बताया था ऐसा ही है। लेकिन समय बीतता गया तो क्या ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य ही रहेगा हमेशा के लिए? तो नहीं, ये अब बदलेगा। और बदल करके क्या होने वाला है? तो बदल करके होने वाला है आगे चल करके, चूंकि बहुत सारी चीज़ें ढूंढ ली गई, तो आगे चल करके जोहान्स केपलर साहब आए। और जोहान्स केपलर साहब के आने के समय तक आपके किधर गए वो गैलीलियो साहब ने ये बता दिया था कि एक गैलेक्सी भी कोई चीज़ होती है। और उन्होंने पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी को देख लिया था अपने टेलीस्कोप से। तो अगर ये पूछा जाए कि पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी को किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था। और जब इतना बड़ा जाया जा रहा है तो आगे चल करके एक विलियम हर्शल साहब आएंगे, जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे कि यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता के रूप में इन्हें ही माना जाता है, विलियम हर्शल को। 1805 में 1805 में विलियम हर्शल ने ये बतलाया कि हम जिसे ब्रह्मांड मान रहे हैं एक गैलेक्सी तक, वो तो एक छोटी सी गैलेक्सी है और इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। और ये ऐसी बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हो सकती हैं। बुआ गैलेक्सी क्या होता है ये मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी फिलहाल जान लो कलेक्शन ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी, यानी कि बहुत सारे तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। तारे किसको कहते हैं, गैलेक्सी किसको कहते हैं, ये सब बातें मैं आने वाली क्लास में डिटेल में समझा दूंगा। अभी फिलहाल ये समझते हैं इन्होंने क्या कहा विलियम हर्शल ने कि हमारा ब्रह्मांड, हमारे सौरमंडल क्या, हमारी गैलेक्सी क्या, उससे भी बाहर तक फैला है और इसका कोई केंद्र नहीं है, यानी कि अब कोई सेंट्रिक होगा ही नहीं, न जियो होगा न हीलियो होगा। इसका बोला अंतहीन ब्रह्मांड है। इतना बड़ा ब्रह्मांड जो हम अपने मन की गति से भी जाए तो शायद हमारे मन में ना समाए। ऐसी थ्योरी कि किसी जीने की इच्छा रखने वाले इंसान को पढ़ा दो तो उनकी जीने की इच्छा समाप्त हो जाए, इतनी बड़ी ब्रह्मांड है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1805 में जब यह बताया गया कि ब्रह्मांड उसके बाद भी फैला है तो टेंशन बढ़ने लगी। अब बात आती है कि क्या हमारी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी किसी चीज़ का चक्कर लगाती है? तो बात तो थ्योरी में साबित हो गई थी कि हीलियोसेंट्रिक है और सभी चीज़ें इसी के चारों ओर चक्कर मारती हैं, यानी कि सूरज के चारों ओर चक्कर मारती हैं। तो आगे चल के केपलर साहब आए, जोहान्स केपलर, और जोहान्स केपलर ने क्या बताया कि भैया जी चक्कर तो मारती हैं, चक्कर कई तरह से हो सकते हैं। अगर ये बीच में सूर्य है तो इसका चक्कर ऐसे भी हो सकता है, इसका चक्कर ऐसे भी हो सकता है, चक्कर ही तो हुआ।
कैसे? तो पहली बार, अब तक किसी ने नहीं बताया था, पहली बार जोहान्स केपलर साहब आए और उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार पथ या अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है और सूर्य इसके फोकस पर होता है। सूर्य, देखो अंडाकार पथ के दो फोकस होते हैं, फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे या आप में से किसी ने 11th में 12th में पढ़ा हो तो जरूर जानते होगे। खैर फिलहाल हम लोग जानते हैं फोकस पर होता है। फिलहाल ये भी जानते हैं कि इस दौरान सूर्य और पृथ्वी या कोई भी ग्रह, मैं पृथ्वी नहीं बोल रहा हूं, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ निश्चित कक्षा में, केपलर ने क्या बताया, निश्चित कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार पथ यानी अंडाकार या एलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। और जब ये कोई ग्रह सूर्य से नज़दीक पहुंचता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, यानी कि इलिप्टिकल पाथ होगा तो वो कभी सबसे नज़दीक होगा तो कभी सूर्य से दूर होगा। तो जब नज़दीक होगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी और जब दूर होगा तो उसकी गति घट जाएगी। अर्थात सूर्य के नज़दीक पहुंचने पर उसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उसकी गति को बढ़ाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज पूरे चक्कर के दौरान उसकी गति, औसत गति कांस्टेंट होगी और हर चक्कर में वह समान समय ही लेगा। ऐसा पहली बार जोहान्स केपलर साहब ने बताया था, अर्थात ग्रहों की गति का नियम दिया था। क्या बोला इन्होंने? दो बातें, जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा उसकी कक्षा, कक्षा मतलब जिस रास्ते से वह चक्कर लगाएगा, ऑर्बिट कहलाता है या कक्षा कहलाता है, तो उसकी कक्षा उतनी छोटी होगी। जो ग्रह जितना नज़दीक होगा उसकी कक्षा, जैसे कोई बुध है वो नज़दीक है तो उसकी कक्षा छोटी होगी, उसके बाद शुक्र है तो उसकी कक्षा उससे बड़ी होगी, उसके बाद पृथ्वी है तो उससे बड़ी उसकी कक्षा होगी। जो ग्रह जितना नज़दीक होगा उसकी कक्षा उतनी बड़ी होगी, जो ग्रह जितना दूर होगा जो ग्रह जितना नज़दीक होगा उसकी कक्षा उतनी छोटी होगी और वह जल्दी परिक्रमा पूरी कर लेगा। और दूसरी बात क्या बोला कि अगर सूर्य के नज़दीक कोई ग्रह पहुंचता है तो उसकी गति में वृद्धि हो जाएगी। ये दो बातें याद रखना, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी आपको सिंपल वे में इतना ही याद रखना है। अभी मुझे इतना ही बताना है कि साइंस का हो या आर्ट्स का सब स्टूडेंट समझ पाए। तो हम लोगों ने एक एक करके सभी वैज्ञानिक का नाम देखा, निकोलस कोपरनिकस देख लिया, जोहान्स केपलर देख लिया, विलियम हर्शल को देख लिया, इन्होंने यूरेनस को भी खोजा और साथ में ये भी कहा ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और फैलने के साथ साथ इसमें ये भी ब्रह्मांड फैल रहा है ये नहीं बताया, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड इसके बाहर तक फैला हुआ है, यानी कि आकाशगंगा के बाद भी है, यानी कि मिल्की वे से बाहर भी ब्रह्मांड है। और अगला नाम जो है इन्होंने 1829 आते आते एक ऐसी क्रांतिकारी बात बता दी जिसने आज के एस्ट्रोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। आज का स्वरूप इनके थ्योरी के बाद ही आया। किनके? एडविन पॉवेल हबल। इनको आप हबल के नाम से भी जानना क्योंकि इनके सम्मान में दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का टेलीस्कोप, जो कि हमारे आउटर, जहाँ पर हमारे उपग्रह हमारी पृथ्वी के बाहर की कक्षा में लगभग घूमते हैं उपग्रह, उस जगह पे लगाया गया और ब्रह्मांड के जितने भी राज आज हम जानते हैं और उसके जानकारी का सबसे मेन सोर्स हबल टेलीस्कोप ही है, उनके सम्मान में ही ये रखा गया है। हालांकि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बतलाना है कि 2020 अगले मतलब इस साल के बाद, यानी कि अगले साल में इस टेलीस्कोप को रिटायर कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे एक नया टेलीस्कोप लगाया जाएगा। उस टेलीस्कोप का क्या नाम है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर आपको आता है तो, नहीं तो इसका सही उत्तर मैं किसी के कमेंट बॉक्स में दिए गए उत्तर के नीचे ज़रूर लिख दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखना, नहीं तो कोशिश करूँगा अगली वीडियो में भी इसका चर्चा कर दूँ। तो हबल टेलीस्कोप इनके नाम से ही रखा गया है। एडविन पॉवेल हबल ने 1829 में आते आते ये बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो गैलेक्सी वो यानी एक जगह पे नहीं है, दो गैलेक्सी के बीच दूरी लगातार बढ़ रही है, यानी कि चीज़ें आपस अपने से दूर भागती जा रही हैं। सबसे पहली बार किसने बताया था? एडविन पॉवेल हबल ने। और साथ में ये भी बताया कि जो चीज़ जितनी दूर एक दूसरे से हो रही है उनकी गति भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो समय बीतता गया और एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर आइजैक एसिमोव। क्या नाम था? आइजैक एसिमोव। देखो कुछ और नए नाम भी जुड़े हैं तो उनको भी आप लोग लिख लेना।
आइजैक एसिमोव, तो इन्होंने ये बतलाया कि यदि ब्रह्मांड की 2 गैलेक्सीज, बड़ी बड़ी गैलेक्सी जिसमें 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं, वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, तो इसका मतलब, और उनके साथ उनकी गति भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब उनकी गति हर सेकंड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बढ़ते 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 एक समय ऐसा भी आएगा कि इनकी गति प्रकाश की गति के बराबर या उससे अधिक हो जाएगी। और अगर इतनी स्पीड से कोई चीज़ जाए तो ब्रह्मांड दिखना ही बंद हो जाएगा, अर्थात ब्रह्मांड इनविजिबल हो जाएगा। ये थ्योरी इन्होंने दिया था, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस जानकारी के लिए बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे हमारे नॉलेज में, ज्योग्राफी के नॉलेज में क्रमिक विकास हुआ, और इनका मूल रूप से, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े खगोलविद, वैज्ञानिक, इनका योगदान रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ मूल कैरेक्टर्स को आपके सामने रखा है, जिनकी मेजर थ्योरीज के चेंजेस की वजह से आज के ब्रह्मांड को हमको समझने में बहुत मदद मिली है। तो आशा करता हूँ बुआ आपको आज की क्लास मज़ेदार लगी होगी, जिसमें मैंने सिर्फ ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, बल्कि बहुत सारे वैज्ञानिकों को परिचय भी दिया है। लेकिन एक बात याद रखना कि जिसने भी पहली बार बदलाव लाया, उनके साथ हमेशा से बुरा ही हुआ। जैसे गैलीलियो को अपनी जान तक देनी पड़ी थी, हज़ारों सालों के बाद पोप ने ये माफ़ी तो मांग ली कि मैंने आप लोग को फांसी मतलब मरवा दिया था जब आपने ये कहा था, नए बदलाव की बात करी थी, लेकिन आज हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। लेकिन उससे क्या, ये तो चले गए। अगर उनकी बात उस वक्त मान ली गई होती तो नज़ारा कुछ और होता। खैर, आने वाले समय में और भी नए कैरेक्टर से भी परिचय होगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने रखूंगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी दूंगा, PDF भी दूंगा। आप सब लोग अपने नोटबुक तैयार रखना अपने से बनाने के लिए। तो इतनी देर तक मेरा बकबक सुनने के लिए, हालांकि अपने फ़ायदे के लिए भी सुन रहे थे, और बुआ मैं थका हुआ था, और आपको पढ़ा करके अभी जा करके मैं कुछ हल्का फील कर रहा हूँ, और इट्स टू लेट। मैं अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। दिन भर लगातार व्यस्त रहा, क्लासेस भी ले रहा था, ऑफलाइन क्लासेस भी लिया, लेकिन मेरी इस उम्मीद को आप लोग सपोर्ट करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अगर आपको ये बातें अच्छी लगेंगी तो शेयर भी करोगे। तो मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, आपके लिए आता रहूँगा, वादा करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बुआ। जय हिंद।